हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशीट नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में हमें कुछ उदाहरण को पहले समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कभी किसी बॉल को दीवार पर मारा हो तो आपने देखा होगा कि वह बॉल दीवार से टकराकर वापस आपके हाथ में ही आ जाती है। तो यहाँ पर न्यूटन के गति के तीसरे नियम को आप समझ सकते हो कि आपने जब दीवार पर गेंद को मारा तो आपने क्रिया की और दीवार ने उसको वापस आपकी तरफ फेंका, वो प्रतिक्रिया थी। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान रहती हैं और विपरीत दिशा में रहती हैं और दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम को आपने यहाँ से समझ लेना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, और उसके लिए एक एक्टिविटी भी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको दो स्प्रिंग बैलेंस मिल जाएं, दो तुला मिल जाएं आपको स्प्रिंग वाली, और आप उन दोनों को एक दूसरे में फंसाकर जैसा चित्र में बताया है वैसे करोगे तो उनमें से ए नाम की जो तुला है वह दीवार पर फिक्स है और बी नाम की आपने हाथ में पकड़ी है। तो हाथ वाली पर आप अपनी दिशा में बल लगाओगे तो जो दूसरी तुला है उसमें भी अपने आप आपको एक रीडिंग दिखाई देगी, उसमें भी एक वैल्यू दिखाई देगी। जैसे आपको बी वाले में 4 न्यूटन दिख रहा है तो दूसरे में भी 4 न्यूटन दिखाई देगा। तो इससे बात प्रूव होती है कि दोनों दिशाओं में लगने वाला बल एक समान ही रहता है। जैसे कि आपने अभी बॉल वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जिस बल से आपने बॉल को फेंका उतने ही बल से वह बॉल वापस आपके हाथ में आ गई। तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। और इसका एक और उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखा है कि जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो आपने उस पर क्रिया की, फुटबॉल तो चली गई लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर एक प्रतिक्रिया करके गई है जिस कारण हमारे पैर में चोट लगती है या हमें दर्द लगता है। तो ये सभी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में है। और इसके दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हैं। जैसा आप धरती पर जब चलते हो तो गति के तीसरे नियम के अनुसार ही चल पाते हो। बंदूक से गोली जब छोड़ते हैं तो गोली तो आगे चली जाती है, तो जितने प्रेशर से वो आगे जाएगी उतना ही वो बल से पिस्तौल के ऊपर या बंदूक के ऊपर एक झटका लगेगा और वो हमारे पीछे हाथ पे लग सकता है। और ऐसे एक और उदाहरण दिया है नाविक का। नाविक जब किश्ती से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर आपको उसके फ़ोटो भी दिख रहे होंगे, ये नाविक वाले का फ़ोटो दिखाया है। तो जब नाविक किश्ती से बाहर निकलता है तो वह किश्ती के अंदर एक बल लगाएगा तभी तो बाहर निकलेगा। तो किश्ती पीछे चली जाएगी और नाविक बाहर आ जाएगा। ऐसे ही बताया है इसमें कि एक ट्रैम्पोलिन के खेल में जब कूदता है प्लेयर तो वो गद्दे के ऊपर जब कूदता है तो वो वापस उछलता है, कूदते ही थोड़ा सा ऊपर उछलता है। तो ये सब क्रिया और प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। तो अब आप इनको सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनने के बाद इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपका पहला क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम लिखिए। ये आपको यूँ का यूँ मैंने अभी समझाया था, यही आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है यदि कागज़ द्वारा हमारे पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? हम कभी नहीं लिख पाते यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता। क्योंकि जब हम कागज़ पर लिखते हैं तो कागज़ थोड़ा सा खुरदरा होता है, घर्षण बल होता है उस पर, हमारे पेन और कागज़ के बीच में घर्षण बल होता है, इसीलिए हम लिख पाते हैं। और अगर चिकना कागज़ हो आपको पता, हम कभी नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वह है एक सैनिक ने गोली दागी अगर, तो राइफल को वो हमेशा कंधे के साथ लगा कर क्यों रखता है? तो उसमें मेन पॉइंट यही है जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया था कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली जिस वेग से निकलेगी उतना ही वेग से वह बंदूक पर एक प्रतिक्रिया करेगी और वो उल्टी दिशा में होगा। गोली तो आगे चली जाएगी और जो बंदूक है वो पीछे हमारे कंधे पर एक झटका देगी जिससे हमारा कंधा टूट सकता है। इसलिए हमेशा सैनिक राइफल को अपने कंधे से लगा के रखता है। उसके बाद आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से 3 लिख सकते हो, कोई भी 3। इसमें यहाँ पर आपको 6-7 दिए हैं जो मैंने भी समझाए थे। और लास्ट क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो चलने की प्रक्रिया में आपको यहाँ पर ये पूरा टॉपिक दे रखा है, इसको मैं एक बार बता रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी पर एक क्रिया करते हैं, वो पृथ्वी को नीचे की ओर और पीछे की ओर धकेलते हैं। उसके फलस्वरूप पृथ्वी हमारे पर आगे की तरफ और ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया करती है जिस कारण हम चल पाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आप इन्हें जल्दी से लिखो और ग्रुप पे सेंड करो।
ताकि आपकी अटेंडेंस लगे। थैंक यू बेटा।